बट स्टार्टिंग विद रिस्क विच इज फेस्ड बाय अ फर्म, कि एक टाइम पे एक फर्म जो है वो कौन कौन से रिस्क, अगर हम फर्म की बात करें, कोई इंडस्ट्री की बात करें, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि एक फर्म फेस करती है। सो बेसिकली बेटा दो तरह के रिस्क होते हैं जो हर कहीं किसी को फेस करने पड़ते हैं, वेदर इट इज फर्म और इंडस्ट्री। कोर बिजनेस रिस्क एंड अदर इज एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस होती हैं, सडन राइज इन प्राइस हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी शिफ्ट हो जाती हैं। और हमारे जो बिजनेस रिस्क है, लाइक जैसे हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी लॉन्च अनसक्सेसफुल हो गई है, वी डोंट हैव लेबर, डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, मटेरियल सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई है और कई ज़्यादा। सो ये जो रिस्क है दीज आर पेक्यूलियर टू द फर्म, मीन्स ये हर फर्म को ही फेस करने पड़ते हैं। ऑल pervasive and affect all firms in an industry. एंड द फाइनेंशियल रिस्क आर द सबसेट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। हमारे जितने भी फाइनेंशियल रिस्क है वो हमें ज्यादातर जो फेस करने पड़ते हैं दैट इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल रिस्क। कि अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन मार्केट ट्रेडिंग, इन दैट केस हमें अगर फाइनेंशियली कोई रिस्क होता है, आज हमने किसी के साथ डीलिंग की है, उस टाइम पे अगर हमारे कोई करेंसी की वैल्यू कम थी, जब हम उसे एक्चुअल प्राइस दे रहे हैं उस टाइम करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, तो इन दैट केस जो हमें रिस्क फेस करना पड़ता है, जो लॉस फेस करना पड़ता है, दैट इज ऑल द फाइनेंशियल रिस्क। और ये सब चीजें जो है दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल रिस्क। बेसिकली ये जो रिस्क है ये हमें या तो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है उसके कारण फेस करने पड़ते हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, सडन गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, जो फॉरेन कंट्री से गुड्स आ रहे हैं उन्होंने अपना प्राइसेस इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगा दिए, ऊपर कस्टम्स लगा दी, कोई टैक्सेस लगा दिए, और इसके अलावा बड़े सारे और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या जिनके कारण हमें फाइनेंशियल रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क हमारा होता क्या है, रिस्क अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एक्सपोजर टू डेंजर। जहां पे हमें लगता है कि वी आर एक्सपोज टू द डेंजर, हमें किसी तरह का भी रिस्क है, इट मे बी करेंसी रिस्क, हमें इक्विटी रिस्क भी हो सकता है, कमोडिटी रिस्क भी हो सकता है। सो द सिचुएशन इन विच वी फील दैट वी आर इन डेंजर, चाहे हम फाइनेंशियली डेंजर में हैं, डेंजर बाय डेंजर आई मीन इज कि हमें फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ रहा है। और अगर उस चीज को हम, रिस्क नॉर्मल है, आप बाहर जाओगे आपको रिस्क है, आप घर पे बैठे हो यू हैव अ रिस्क, कई तरह के रिस्क होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। अब फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली है क्या? Financial risk refer to the chance that an investment actual return will be different than expected, कि हमने जो सोचा था उससे अलग रिटर्न हमें मिली है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब हमने सोचा था हमें 1 करोड़ का फायदा होगा, बट 1 करोड़ के फायदा होने के बजाय हमें 50 लाख का फायदा हो गया। तो वो क्या है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो रिटर्न हमें मिली नहीं है, उससे डिफरेंट मिली है। सो दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क है मींस हमें लॉस भी हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, रिस्क कैन बी इन एनी वेज। अगर हमने लॉस फेस करना पड़ रहा है तो उस चीज को हम रिस्क का नाम दे देते हैं, और अगर वी हैड अ प्रॉफिट तो उस चीज को हम जो है वो अपना कह लो रिटर्न का नाम दे देते हैं। सो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली इज दैट चांस और दैट सिचुएशन in which what we expect is different from the actual return what we get. It is basically exposure to the danger of a financial loss on the investment made by the investor. Investor ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसको उस अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा है, उस सिचुएशन को हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। So financial risk can be divided into 4 types. First is your credit risk. Credit risk मतलब जब हमने किसी से क्रेडिट के ऊपर कोई पैसे वगैरह लिए हैं, दैट टर्म्स एज अ क्रेडिट, कि हमने हमारे देखो वो आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इन कंसंट्रेशन रिस्क। उसके अलावा मार्केट रिस्क होते हैं, मार्केट में बेसिकली इंटरेस्ट रेट का हमें रिस्क है, करेंसी का रिस्क है, इक्विटी मींस व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन सम शेयर्स। देन कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी कैन बी एनीबडी, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम राइस, ऑयल, योर कॉमन सॉल्ट, ऑल दीज थिंग्स कवर्ड इन द कमोडिटी। उसके अलावा हमें लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी मीन्स वी डोंट हैव इनफ फंड्स कि हम इजीली अपने जो शेयर्स है या हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हम उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, अगर किया है तो उसके कारण हमें जो है रिस्क फेस करना पड़ रहा है। उस रिस्क को हम रीफाइनेंसिंग रिस्क भी बोलते हैं, कि हमने जैसे अपने कोई म्यूचुअल फंड्स लिए हुए थे, हमने कोई अपने शेयर्स लिए हुए थे, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू कैश इन इजी पेस। देन आफ्टर लिक्विडिटी रिस्क वी हैव ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब हम काम
हमारे प्रोसेसिंग के दौरान हमें जो रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं, समटाइम देयर इज अ मॉडल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड वैल्यूएशन रिस्क। मॉडल रिस्क मतलब चेंज इन डिजाइनिंग और चेंज इन एनी पॉलिसीज और प्रोसीजर जो भी हमारे आपके फॉरेन करेंसी का है, फॉरेन ट्रेड का है, दैट कम्स अंडर अ मॉडल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट कोई भी आपके रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर देती है। वैल्यूएशन रिस्क मतलब आपने किसी चीज को इवेल्युएट किया था इन दैट टाइम, उसके प्राइसेस जो थे वो हाई थे, एंड व्हेन एक्चुअल यू गेट अ रिटर्न उसके प्राइसेस जो है वो लो हो गए हैं, दैट इज अ वैल्यूएशन रिस्क। सो ये सारे रिस्क जो है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ना अगर सबसे पहले हम बात करें करेंसी रिस्क की, वो क्या होता है? It is a form of a financial risk that arises from change in price of a one currency against another. ये तो कॉमन सी चीज है, we all know। करेंसी रिस्क कब होगा? जब ये एक तरह का फाइनेंशियल रिस्क है, और ये तब अराइजेस होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस ऑफ वन करेंसी रिगार्डिंग टू द अनदर। हमारा रुपी जो है अगर वो डेप्रिसिएट होना स्टार्ट हो गया है एज कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर और अ कैनेडियन डॉलर, दैट मींस वी आर फेसिंग अ करेंसी रिस्क। Whenever investor or a companies have asset or a business operation across the national border, they face the currency risk. Means whenever we are going to trade with our national borders, कि जब हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है हमारी कंट्री को किसी फॉरेन कंट्री के साथ, ये रिस्क जो है ये जनरली तब अराइज होता है। ऑफ कोर्स हमने जब कोई सामान बाहर से मंगवाना है, अगर उस टाइम जब हमने सोचा था मंगवाए उस टाइम करेंसी का प्राइस कुछ चल रहा था, एंड व्हेन वी एक्चुअली हैड टू पे उस टाइम उस करेंसी का प्राइस चेंज हो गया, देन इन दैट केस क्या होगा, वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है दैट वी हैव इन अ लॉस कंडीशन। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, इफ यू आर अ यूएस इन्वेस्टर एंड यू हैव अ स्टॉक इन कनाडा, आप इन्वेस्टर हो यूएस के, मींस यू आर अ पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन यूएस, और यू हैव अ स्टॉक और शेयर्स ऑफ अ कनाडा, the return that you will release is affected by both the change in price of stock and the change in value of Canadian dollar। अब ये जो आपका स्टॉक है जो आपने कनाडा में होल्ड करके रखा है, इसके ऊपर हमारे दो चीजें इफेक्ट करेंगी। एक तो हमारे स्टॉक का प्राइस, और दूसरा हमारा कैनेडियन डॉलर का प्राइस जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट चेंज होगा। So if you realize a 15% return in your Canadian stock, but the Canadian dollar depreciate 15% against the US dollar, this amount will amount to no gain। मतलब क्या है कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू 15% इंक्रीज हुई, मींस अगर आपको स्टॉक से 15% का प्रॉफिट हुआ, उधर से कैनेडियन डॉलर जो है वो 15% नीचे आ गया यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो इस केस में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। यू आर इन द सिचुएशन ऑफ करेंसी रिस्क। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा करेंसी रिस्क का? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। बच्चे जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ये थोड़ा सा है वैसा टॉपिक आपका मैनेजिंग करेंसी रिस्क, जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ लेना उसी टाइम मेरे से, ठीक है? अब देखो एक्सपोजर एंड रिस्क आर द सेम। हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर की और रिस्क की, क्या ये दोनों चीजें सेम है? अगर हम फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ईच फर्म इज एक्सपोज टू अनफोर्सीन चेंजेस इन अ नंबर ऑफ वेरिएबल इन इट्स एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें रिस्क हो सकता है। वी आर एक्सपोज टू दैट रिस्क, और वी आर एक्सपोज टू दैट अनफोर्सीन चेंजेस जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीज वेरिएबल आर कॉल्ड एज अ रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इज अ रिस्क फैक्टर। देखो एक्सचेंज रेट जब हमारे सामने आएगा, दैट मीन्स वी आर एक्सपोज टू दैट रिस्क। एक्सपोजर जो होता है, इट इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अ फर्म परफॉर्मेंस टू फ्लक्चुएट इन रेलेवेंट रिस्क फैक्टर। कोई रिस्क हमारे सामने आया है, उस रिस्क को लेके हमारी फर्म कितनी सेंसिटिव है, उसकी परफॉर्मेंस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सपोजर। दैट इज वेदर और नॉट अ सर्टेन रिस्क फैक्टर अफेक्ट अ फर्म परफॉर्मेंस। की जैसे कोई आपकी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुई है, क्या उस फ्लक्चुएशन के कारण आपकी परफॉर्मेंस में कोई असर हुआ है या नहीं हुआ, उसको आप एक्सपोजर बोलोगे। ऑन द अनदर हैंड अगर हम रिस्क को डिफाइन करें, इट इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ performance attributable to the risk factor, that is how much does a risk factor affect your firm's performance। risk का मतलब क्या है कि आप extent of variability मतलब कि आपके काम में कितनी वेरिएशन आई है, मींस कितना आपको उस रिस्क ने उस फैक्टर ने इफेक्ट किया है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। कि हाउ मच वेरिएशन इज इन देयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म, कि जब
रिस्क के पहले परफॉर्मेंस कैसी थी और रिस्क के बाद परफॉर्मेंस कैसी है। नाउ अगर हम इसकी एग्जांपल करें, between April 1992 and July 1995, the exchange rate between rupee and US dollar was a rock steady. For an Indian firm involved in export and import from US, this meant that it had significant exposure to the interest rate because the change of rate could affect its performance. But it did not perceive significant risk because the exchange rate was stable. अब ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अप्रैल 1992 से की, और वहां अप्रैल 1992 से लेकर जुलाई 1995 तक, उस टाइम बचे जो करेंसी रेट था, जो एक्सचेंज रेट था रुपी और यूएस डॉलर का, वो स्टेबल था, मतलब वो ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही थी। अगर एक इंडियन फर्म जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, कि यूएस के साथ उसकी डीलिंग है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, दिस मीन्स दैट इट हैड अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू दिस एक्सचेंज रेट, कि वो उसको इस एक्सचेंज रेट के कारण परफॉर्मेंस उसकी ऊपर नीचे हो सकती है। बट रिस्क क्या है, परफॉर्मेंस पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क जो है वो अभी देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा स्टेबल है, कि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। अगर चेंजेस आए तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज एक्सपोजर। योर एक्चुअल रिस्क इज कि एक्सचेंज रेट स्टेबल है, वो अभी चेंज नहीं हो रहे, देन इन दैट केस आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंट है, आपकी परफॉर्मेंस पे एक्सचेंज रेट इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन हाउ कैन वी मेजर एक्सपोजर, हम एक्सपोजर को मेजर कैसे कर सकते हैं? बेसिकली बच्चे, एक्सपोजर टू अ फर्म टू सम रिस्क फैक्टर इज अ सेंसिटिविटी ऑफ अ रियल वैल्यू of a firm asset liability or operating income expressed in a functional currency. functional currency मतलब जिस भी आप किसी भी कंट्री के साथ, functional currency basically is a domestic currency, जो भी आपकी जैसे हम अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं, वी आर फंक्शनिंग इन इंडिया, देन रुपीज आर फंक्शनल करेंसी। सो किसी भी फर्म का रिस्क के लिए एक्सपोजर क्या है, कि उसकी सेंसिटिविटी, करेंसी, हाउ सेंसिटिव द करेंसी इज, कि अगर हम अपने इंडियन करेंसी की बात करें तो हम देखो, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो ये नोटिस करेगी कि हमारी इंडियन करेंसी इस टाइम कहाँ पे चल रही है एज कंपेयर टू पाउंड और एज कंपेयर टू यूएस डॉलर, हमारे कैनेडियन डॉलर। हमें ये चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ये सारी चीजें हमारे फर्म्स की एसेट पे, लाइबिलिटीज पे, उनकी ऑपरेटिंग इनकम पे, देखो चीजें महंगी होती जा रही हैं। चीजें महंगी तब होती है व्हेन आवर करेंसी स्टार्ट डेप्रिसिएट, हमारी करेंसी जब उसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट कर जाती है तो अल्टीमेटली चीजें जो है वो महंगी होनी शुरू हो जाती है। पहले अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमारे 1 रुपी की वैल्यू थी इतनी कि उसमें 2 टॉफी आ जाती थी, बट आज के टाइम पे 1 रुपी में सिंगल एक टॉफी, और उसका भी साइज जो है वो आधी से भी आधा कर दिया उन्होंने। सो ऑल, और यही अगर हम आज अपने मम्मी पापा के टाइम की बात करें, देन 1 रुपी हैज ए ह्यूज वैल्यू। लोगों की सैलरी होती थी 100 रुपी ओनली, और उस टाइम पे उस 100 रुपए की भी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती थी। सो बेसिकली क्या है, एक्सपोजर ऑफ अ फर्म रिस्क जो है वो सेंसिटिविटी है, कि हमारी करेंसी कितनी सेंसिटिव है रिस्क के अकॉर्डिंगली। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन दी है, इट इज अ प्राइमरी करेंसी ऑफ अ फर्म इन विच इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पब्लिश्ड। कोई भी फर्म, अगर यूएस की कोई फर्म है तो वहां के यूएस डॉलर्स जो होंगे वो उनकी फंक्शनल करेंसी है। जिस भी करेंसी में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होती होगी, दैट करेंसी इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल करेंसी, और बेसिकली इट इज अ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ देयर कंट्री। रियल वैल्यू की बात करें, अ वैल्यू एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस महंगाई, मींस जो भी वैल्यू हमारी महंगाई को एडजस्ट करने के लिए बनाई जाती है। वही चीज कि आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से 2000, और चलो 20 साल पीछे चले जाते हैं, 2000 की बात करते हैं। उस टाइम पे मैंने अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, आज सपोज मैंने 2 लाख का घर लिया था, आज से 15 और 30 साल पहले, आज मैं अगर उसे अगेन, ये मैंने एग्जांपल आपको क्लास में भी दी थी, मैं अगर आज उसे 2 लाख में बेच दूंगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट जो है वो अप्लाई होता है। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि इतने टाइम मैंने अपनी चीज को होल्ड करके रखा है और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर उस टाइम 2 लाख, हम ये चेक करेंगे कि उस टाइम जब मैंने ये पर्टिकुलर चीज बाय की थी, उस टाइम 2 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, मतलब उस करेंसी की रियल वैल्यू उस टाइम कितनी थी
और उस वैल्यू को जब आज के टाइम पे आज की इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करते हैं, उसे हम उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं रियल वैल्यू. एंड अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आर रिस्क फैक्टर विच इज कंसिडर्ड. अनएंटिसिपेटेड चेंजेस का मतलब क्या है, जो हमने सोचे नहीं होते बट वो हमें कंसीडर करने ही पड़ते हैं, बिकॉज द मार्केट ऑलरेडी मेक्स अलाउंसेस फॉर द अनएंटिसिपेटेड चेंजेस. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, an export invoicing a foreign buyer in the buyer currency will build a allowance for the unexpected depreciation in a currency. इसकी सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंक से अगर हम लोन लेने जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमने 5 लाख का लोन देना है, बैंक को हमें 6 लाख या 7 लाख की कोई चीज जो है वो एज ए सिक्योरिटी देनी पड़ती है. वो अगर हमने बैंक से 5 लाख का लोन दिया है, व्हाई वी आर गिविंग देम अ करेंसी thing or a security of more than the amount which we have taken from the bank. Reason is unanticipated changes. हो सकता है आपने जो भी उनको सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे 5 सालों में या 10 सालों में कम हो जाए, किसी भी रीजन के कारण, कोई भी एंटिसिपेटेड चेंजेस के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो हाउ द बैंक विल मैनेजिंग देयर लॉसेस. वो अपने लॉसेस को कैसे मैनेज करेंगे. या आप बैंकरप्ट हो, आप ने पैसे नहीं दिए बैंक के और आपकी कंडीशन नहीं है कि आप पैसे दे सको बैंक के, और उस टाइम इन्फ्लेशन आ गई है, कोई वॉर स्टार्ट हो गई है, तो वो सारी जो अनफोर्सीन चेंजेस होते हैं, जो अनएंटिसिपेटेड मतलब जो हमने सोचे नहीं होते, जिनको हमने मेजर नहीं किया होता, ऐसे कोई चेंजेस अगर आ जाते हैं, उस केस में हमने कैसे अपने जो वैल्यू है उसको होल्ड करके रखना है. दैट इज द कह लो एक तरह से एक्सपोजर, की हमने अपनी लाइबिलिटीज को, हमने अपने एसेट्स को, हमने अपनी इनकम को जो है वो ऐसे चेंजेस से कैसे बचाना है जो कि हमारे रिस्क में है, जिनको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं. नाउ जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने दिया, हाउ डू वी सेपरेट अ गिवन how do we separate a given change in a risk factor into anticipated and unanticipated component. कि हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है, हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं एंटिसिपेटेड कंपोनेंट्स में और अनएंटिसिपेटेड कंपोनेंट्स में. द ओनली पॉसिबल वे इज बाय यूजिंग अ फॉरवर्ड रेट्स. कि इसका रिस्क को हम तभी मेजर कर सकते हैं, इसको हम तभी कह लो आप हेज कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू डेरिवेटिव्स, जब आप डेरिवेटिव्स को यूज करोगे. सो फॉरवर्ड रेट होता क्या है, अ रेट एप्लीकेबल टू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन that will take in the future. हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, सेम इज द फॉरवर्ड रेट. वो रेट जो हमने अभी डीलिंग में किया है, वो डीलिंग जो कि हमारी फ्यूचर में होगी. जैसे इसका एग्जांपल है, सपोज द प्राइस ऑफ अ पाउंड स्टर्लिंग इन द टर्म ऑफ रूपी राइट नाउ इज ₹68. कि आज के टाइम पे जो पाउंड की वैल्यू है, जस्ट अ एग्जांपल राइट, आज के टाइम पे जो पाउंड की वैल्यू है वो ₹68 है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉट रेट, while the 1 month forward rate is ₹68.20. और एक महीने बाद जो है इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 68.20. However, 1 month लेटर होता क्या है, हम ये चीज हमने ज्यूम की थी कि आज के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 68, और हमने सोचा कि एक महीने बाद जो है इसका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा 68.20. पर हुआ क्या, एक महीने बाद जो है वो स्पॉट रेट, मतलब जिसके ऊपर डीलिंग हो रही है, जो हमारा 68 है, वो हमारा टर्न हो गया 68.30 पे. इन दिस केस द एंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन इज 20 पैसा पर पाउंड. तो इसमें क्या हुआ बेटा जी, 20 पैसा पर पाउंड के हिसाब से जो है वो करेंसी नीचे आ गई हमारी इन 1 month. विल वाइल द अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन इज 10 पैसा. देखो 20 तक का तो हमने अंदाजा लगाया हुआ था, सो दैट इज आर एंटिसिपेटेड कंपोनेंट, बट एक्चुअल में कन्वर्ट हुआ ये 0.30 में, मतलब 68.530 हो गई है. तो ये 10 पैसा की जो हमारी डेप्रिसिएशन आई है, दैट इज योर अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन. ये चीज क्लियर हुई बच्चे, एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन का समझ आया? यस मैम. ऑल राइट.
अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए, अ फर्म हैज अ 90 days पेबल अमाउंटिंग टू यूएस डॉलर 5 लाख अराइजिंग आउट ऑफ अ रॉ मटेरियल इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। एक फर्म ने कुछ इंपोर्ट ट्रांजैक्शन करी यूएस से, और 90 दिनों में उसने देने हैं 5 लाख यूएस डॉलर। करंट स्पॉट रेट इज 40.60 रुपीज पर डॉलर, की आज का टाइम जो है वो, आज के टाइम जो डीलिंग हो रही है वो कितने पे हो रही है, 40.60 पर डॉलर के ऊपर, पर डॉलर पे चाल 40.60 हमारे आ रहे हैं। 3 मंथ बाद, मतलब हम फॉरवर्ड डेट लेके चले कि 3 महीने बाद वी एंटिसिपेटेड कि ये जो प्राइस है ये कितना हो जाएगा, 40.80। बट एक्चुअल में हुआ क्या, 3 महीने बाद इट टर्न आउट टू बी ₹41। अब यहाँ पे अगर हम एंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो कितनी होगी, दैट इज 0.20। एंटिसिपेटेड, सॉरी, अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन जो है, देखो हमने ज्यूम किया था, उस टाइम चल रहा था ये 40.60, राइट, और हमने कहा था कि 3 महीने बाद वो हो जाएगा 40.80। 40.80, बट ये एक्चुअल में हुआ कितना है, ये 41 पूरा हो गया है। अब देखो 40.80 और 41 में 0.20 पर डॉलर की डिफरेंस है। तो ये जहां पे जो हमारा अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे रुपी के ऊपर लगी है, कि रुपी जो है वो 0.20 पर डॉलर और नीचे आ गया है, इस केस में अब क्या होगा, लॉस ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रुपी वैल्यू ऑफ पेबल इज, अब हमें कितना लॉस, हमने कितने देने थे, यूएस डॉलर्स हमने देने थे 5 लाख। अब अगर हम यू 5 लाख को 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो इट टर्न आउट टू बी 1 लाख रुपी। अकॉर्डिंग टू 3 मंथ फॉरवर्ड रेट द फर्म वुड हैव टू पे, यहाँ पे जो डीलिंग हुई थी, फर्म को कितने पैसे पे करने थे, 5 लाख को हम 40.80 पर डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने हमें उसको देने थे दिस मच ऑफ अमाउंट, 2 करोड़ एंड 4 लाख रुपीज उसको देने थे। बट एक्चुअली अब देने कितने पड़ रहे हैं, 2 करोड़ और 5 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, दैट इज योर एक्सपोजर। ये रिस्क था जो आपको फेस करना पड़ा है ड्यू टू चेंज इन करेंसी। सो हम करेंसी, बेसिकली आपका जो 1 लाख है, योर 1 लाख इज योर अनएंटिसिपेटेड रिस्क, जो कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, बट अब वो आपको फेस करना पड़ रहा है। सो ₹1 लाख एक्स्ट्रा ऑन द अकाउंट ऑफ अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ अ रुपी। कि रुपी, जैसे आप कई बार, ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है कि आज आपने जैसे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वैल्यू पहले, अगेन जब आपने डील की, स्पॉट रेट आज का प्राइस उसका चल रहा था कि जैसे यही सेम एग्जांपल $40.60 चल रहा था। 3 महीने बाद आप लेके चले कि हाँ जी ज्यादा से ज्यादा इसका प्राइस 40.80 पर डॉलर हो जाएगा, बट हो उसका उससे ज्यादा गया। मतलब जितना आपने एज्यूम किया था उससे अगर ज्यादा हो रहा है, एज्यूम्ड और एक्चुअल का डिफरेंस इज योर अनएंटिसिपेटेड डेप्रिसिएशन। ये एग्जाम्पल क्लियर हुई बच्चे? ये एक बार एग्जाम्पल सारे गो थ्रू कर लो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मेरे से पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है बेटा? समझ आ गई सबको? यस मैम।
अच्छा, व्हाई शुड रिस्क बी मैनेज, कि रिस्क को मैनेज करने की जरूरत क्यों है, कि ये जो हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क हो रहा है, व्हाई वी नीड टू मैनेज दैट रिस्क। द फर्स्ट पॉइंट इज लीड टू लोअर डिमांड फॉर रिटर्न बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैन, देखो रिस्क जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, वन इज सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा जो होता है दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है बच्चे, दैट कैन बी कंट्रोल्ड, वो एक इन्वेस्टर कंट्रोल्ड कर सकता है, क्योंकि वो जो होता है वो आपके इंटरनल रीजंस के कारण होता है, लाइक कंपनी अपना डिविडेंड नहीं दे पा रही शेयर होल्डर्स को, कंपनी जो है वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही है, उसके कारण इन्वेस्टर्स को लॉस फेस करना पड़ रहा है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस कि जिसे हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो जैसे वॉर कोई अराइज हो गई, वॉर के कारण सारी की सारी स्टॉक मार्केट जो है वो हमारी क्रैश कर गई। अभी जब ये पीछे ये कोरोना का हमारा फेस चल रहा था, हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी डाउन आ गई, हमारी जीडीपी इतनी डाउन आ गई, दैट इज ऑल सिस्टमैटिक रिस्क, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ये हो रहा था, ये सारी कंट्रीज के साथ हो रहा था। सो बेसिकली अगर हम रिस्क को मैनेज ना करें, जो हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं दैट इज योर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क है कि हम एक चीज में बेसिकली एवरीबडी नोज व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है बच्चे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज हैं। डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज का मतलब क्या है, कि रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हम डाइवर्सिफाई कर दें, कि हम अपने पैसे सिर्फ एक जगह पे ना लगाएं। जब भी हम एक जगह पे अपने सारे पैसे लगा देंगे, देर इज चांसेस ऑफ हाई रिस्क। हो सकता है वो सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो डूब जाएं और हमें कोई भी रिटर्न ना मिले। ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट पोर्टफोलियो। जब हमारे पोर्टफोलियोज डिफरेंट होते हैं, लाइक जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, एग्जांपल बाय बाइंग अ स्टॉक इन ऑयल एज वेल एज एविएशन इंडस्ट्री, हमने ऑयल के भी शेयर्स खरीद लिए, उसके साथ हमने और एक अच्छी इंडस्ट्री एविएशन इंडस्ट्री उसके भी शेयर्स खरीद लिए, या हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, अगर हमारे ऑयल के जो हमने शेयर्स लिए थे उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है ड्यू टू एनी रीजन, वी स्टिल हैव अवर फर्दर एवेन्यूज, जो हमारे पास और एवेन्यूज है उनसे जो हमें प्रॉफिट होगा उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टर को मैनेज करना पड़ेगा अपना रिस्क, अगर वो चाहता है कि उसे ज्यादा फेस जो लॉस है वो ना करना पड़े। लीड्स टू लोअर डिमांड फॉर रिटर्न बाय इन्वेस्टर, कि अगर उसे दिख रहा है कि रिस्क ज्यादा है तो वो जो है उसको पता है कि मुझे रिटर्न जो है वो ज्यादा नहीं होगी अनटिल अनलेस मैं इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करूंगा। देन इज इंश्योर बेटर कैश फ्लो। If the various risks associated with a firm are managed properly, it will be ensure a steady and healthy cash flow for a firm, thereby ensuring that it take a full advantage of a good investment. देखो, बेटर कैश फ्लो अगर हम प्रॉपरली अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग, जो चीजें हमारे हाथ में है हम उस चीज को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, देन इट विल इंश्योर, ये चीज पक्की है कि हमें अच्छा कैश फ्लो और हमें हेल्दी और धीरे धीरे हमारा जो पैसे हैं वो रिटर्न जो है हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। देन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कैन बी अवॉइडिंग, जो बाहर से हमें पैसे लेने पड़ते हैं, हमारे पास इंटरनल फंड्स ही इतने सफिशिएंट होंगे कि हमें किसी और से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। वी नीड नॉट टू गो टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्प, हमें कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। If the risk is managed effectively, it will lead to ready availability of internal funds for investment, and the lower reliance on external fund like debt and new equity, which are always less preferred and more risky। कोई debt है, कोई equity है, ये सब चीजें जो है ये ज्यादा risky होती हैं, तो लोग जो है ज्यादातर रिस्क नहीं लेना चाहते, दे आर अवॉइडिंग दैट रिस्क। तो बेसिकली अगर हमने पहले से ही अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज किया होगा तो उससे क्या होगा, वी हैव अ सफिशिएंट फंड, कि हमारे पास इनफ फंड है हमारे अपने पास जिसको हम फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक्सटर्नल फंड्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, द रिस्क एसोसिएट विद फर्म कैन लीड टू अ लिक्विड क्रंच, कि अगर हमने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो हमें लिक्विडिटी रिस्क फेस करना पड़ सकता है। दिस विल लीड्स टू द बैंकर, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर टू बिलीव दैट देयर इज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड दे मे रिएक्ट इन द वे विच विल इफेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। तो अब क्या है, देखो
अगर हमने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा। लिक्विडिटी क्रंच मतलब हम अपना कस्टमर्स को उनका इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो बैंकर्स को हम उनके पैसे नहीं वापस रिटर्न कर पाएंगे, एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दे पाएंगे, फाइनेंशियल जो है वो डिस्ट्रेस जो है कंपनी में वो आ जाता है। इससे क्या होगा, जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया है, वो फर्दर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे कि हाँ इनको जो है लॉसेस हो रहे हैं, ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। सो इन दैट केस क्या होगा, बेसिकली हमारे जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो भी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिएशन ऑफ अ कॉर्पोरेट वैल्यू। Firm enhance shareholder wealth, create corporate value by making a good investment in the area of product development, R&D, advertisement, promotion, and this is only possible with a steady investment. अब यहाँ पे क्या है बच्चे कि देखो फर्म जो है, शेयर फर्म के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो प्रॉफिट क्रिएशन एंड दूसरा वेल्थ क्रिएशन। फर्म हमेशा शेयर होल्डर की वेल्थ को क्रिएट करती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही होते हैं जिनके कारण फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। सो अगर हमने प्रॉपरली अपने रिस्क को मैनेज किया है, देन वी आर एबल कि हम एक अच्छी इमेज अपनी बना सके, वी आर क्रिएटिंग अ गुडविल। ताकि हम अपनी जो ये गुडविल है ये कैसे जनरेट कर सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन अ गुड एरिया। हम ऐसे एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसों को जहां से हमें प्रॉफिट होगा। वी आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इन डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू एडवर्टीजमेंट, और हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वी आर इन अ बेटर पोजिशन। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स जब हम अपने काम को प्रॉपर्ली जो है वो काम कर रहे हैं, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम जो है अपने इन्वेस्टर्स को सारा इजीली डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंकर्स को टाइमली हम उनका जो है वो लोन रीपे कर रहे हैं विद इंटरेस्ट। तो इससे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है, लोगों का हमारे ऊपर जो ट्रस्ट है दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग। दिस इंश्योर कि हमें जब भी आगे फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए क्रेडिट अवेलेबल होगा, लोग हमारी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम बैंक्स के पास लोन लेने जाएंगे वो हमें हमारी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर जो है वो लोन भी दे देंगे इजीली, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऑन द अनदर हैंड अगर हम रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये सारे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज हेजिंग, कि बेसिकली हेजिंग होती क्या है, हेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हेजिंग इज the taking of a position, either acquiring a cash flow or an asset or a contract, including forward contract, that will rise or fall in value to offset a fall or rise in the value of existing position. बच्चे बेसिकली हेजिंग है क्या, हेजिंग में हम किसी को प्रोटेक्ट करते हैं लॉस उसे ना हो इसलिए। रिस्क को हेज करना मतलब जैसे हमने अपने सारे डेरिवेटिव्स करे थे, बीच में हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्वैप्स आते हैं, बीच में हमारे ऑप्शंस आते हैं, देन वी हैव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे जो डेरिवेटिव है दे आर बेसिकली यूज्ड टू हेज द रिस्क। हेजिंग हम एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जिसमें हम या तो कैश फ्लो या अपने एसेट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू राइज हो रही है या फॉल हो रही है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। So hedging therefore protect the owner of existing asset from loss. Basically hedging का काम ये है कि वो अपने ओनर को, अगर मेरे पास कोई स्टॉक है, मेरे पास कोई करेंसी है, मेरे पास कोई शेयर है, तो अगर मैं हेजिंग में जाती हूँ तो वो मुझे लॉस से बचा रहा है। अब ये नहीं है कि मुझे लॉस बिल्कुल नहीं होगा, लॉस होता है बट इतना नहीं जैसे हमने ऑप्शंस में किया था। लॉस होता है, वो लॉस क्या है, वो जो हम प्रीमियम उनको देते हैं, लॉस तो हमें फेस करना पड़ेगा चाहे 2000 का क्यों ना करना पड़े। वी कैन नॉट टोटली अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क, बट हम उसको किसी तरह से कम कर सकते हैं। सो हेजिंग रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अबाउट द मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज अ रिडक्शन ऑफ रिस्क। अब हम यहाँ पे ये वाली आप जरा डायग्राम देखो, मतलब हमारी नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें, देखो ये हमारी कैश फ्लो है जो कि पहले ये देखो एक डार्क ब्लू है और एक लाइट ब्लू लाइन जा रही है। जो हमारी ये डार्क ब्लू लाइन जा रही है दैट इज द एरिया विच वी हेज।
कि हमें पता था कि हमारी जो कैश फ्लो है उसकी वैल्यू जो आज के करंट टाइम पे चल रही है वो चल रही है आपकी, दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू। आज के करंट टाइम पे इसकी वैल्यू ये चल रही है, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में हमें पता है इसकी वैल्यू जाके यहाँ पे ये हो जानी है। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी टूल लगा लिया, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो डेरिवेटिव्स हैं, कोई भी हमने डेरिवेटिव का टूल लगा के हमने यहाँ पे हेज कर लिया कि इन फ्यूचर अगर प्राइस यहाँ जाएंगे तो हम आपसे डील इसी प्राइस में करेंगे। तो उस केस में, और जहां पे ये फॉल हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये फॉल हुआ, बट इस एरिया पे हमने जो अपनी नेट कैश फ्लो है उसको हेज नहीं किया, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। मींस उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि यहाँ पे हम एक तरह से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। रिस्क तो हमें होगा ही होगा, बट दीज आर अ वेज, हेजिंग एक ऐसा वे है जिससे हम अपने रिस्क को काफी कम हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। To hedge or not to hedge. The stocks first is opponent of hedging. Stockholders are much more capable of diversifying currency risk than the management of a firm. देखो जो हमारे शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको डाइवर्सिफाइंग, उन्होंने देखो एज अ इन्वेस्टर अगर मैंने कोई शेयर लिए हैं, मुझे पता है इस शेयर में रिस्क हो सकता है, तो मैं जो है मैं तो डेफिनेटली हेजिंग में जाऊंगी ही जाऊंगी। एज कंपेयर टू फर्म, एक जो फर्म है वो मैनेजमेंट, जो फर्म की मैनेजमेंट है वो करेंसी रिस्क को इतना कह लो मैटर नहीं उनके लिए करता है जितना उनके स्टॉक होल्डर्स के लिए करता है, जितना कि वो जो उनके होल्डर्स हैं जिन्होंने उनका स्टॉक खरीदा है उनके लिए हेजिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट एड वैल्यू टू द फर्म एंड इट इनकर कॉस्ट। अगर हम करेंसी रिस्क को अकेला मैनेज करते हैं, सिर्फ हम करेंसी को ही मैनेज करते हैं, तो वो अकेला ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा लॉस फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा भी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, हमारा डॉलर, हमारी जो मार्केट है उसका प्राइस चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, उन सब चीजों के कारण भी हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें हेजिंग की जरूरत है। हेजिंग माइट बेनिफिट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट मोर देन द शेयर होल्डर। हेजिंग जो है वो एज ए शेयर होल्डर, शेयर देखो एक शेयर होल्डर के पास ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर हो जाएंगे, बट एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म उनके पास जो शेयर्स होते हैं दैट इज ऑलवेज मोर देन 50%। तो अगर वो हेजिंग करते हैं उनके लिए हेजिंग जो है इट इज बेनिफिशियल, वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती ही करती है। दूसरी साइड में प्रोपोनेंट ऑफ हेजिंग, रिडक्शन ऑफ रिस्क इन अ फ्यूचर कैश इंप्रूव द प्लानिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ फर्म, कि अगर हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं फ्यूचर के लिए तो ऑफ कोर्स वो हमारे फर्म की जो प्लानिंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करती है। मैनेजमेंट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन नोइंग द एक्चुअल करेंसी रिस्क ऑफ अ फर्म। कंपनी के जो शेयर हैं और हमें जो शेयर्स का प्राइस पता है, ऑफ कोर्स हमारी कंपनी, जिस भी कंपनी के हमने शेयर लिए हैं उनको करेंसी रिस्क का पता पहले चलेगा, बाद में हमारे तक वो चीज पहुंचेगी। सो मैनेजमेंट जो है वो इस चीज की एडवांटेज ले सकती है अगर वो हेजिंग अपनाती है तो। एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क इन फ्यूचर कैश फ्लो रिड्यूसेस द लाइकलीहुड दैट अ फर्म कैश फ्लो विल फॉल बिलो द नेसेसरी मिनिमम। कि यहाँ पे बेटा अगर हम हेजिंग करते हैं, हेजिंग उस टाइम पे बेनिफिशियल है जब हमने एक लिमिट सेट की हुई है कि इसके नीचे हमारा कैश फ्लो नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो हमें वो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो हेजिंग है दैट इज वेरी इफेक्टिव टूल। बच्चे ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी एक्सपोजर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चार तरह के हमारे जो करेंसी एक्सपोजर है वो होते हैं, ट्रांसैक्शन, ट्रांसलेशन, ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, और ये सारे हम एक एक करके करेंगे। तो बच्चे ये जो हमारे करेंसी एक्सपोजर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अनदर इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो हमारे करेंसी एक्सपोजर है बच्चे उसमें हमारा आता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर और हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, जिसको हम अनएंटिसिपेटेड चेंजेस भी बोलते हैं।
और जो लॉन्ग टर्म है उसमें हमारे दो एक्सपोजर आते हैं, वन इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर एंड अदर इज स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वी हैव डन चेंज इन एक्सचेंज रेट कैन अफेक्ट द फर्म वैल्यू थ्रू. अब देखो एक एक्सचेंज रेट जो है बच्चे वो इन चीजों के कारण जो है वो इफेक्ट करता है. मोमेंट इन टाइम, सबसे पहले ट्रांसलेशन एक्सपोजर थोड़ा सा ब्रीफ में कर ले. होता क्या है, change in reported owner equity is in consolidated financial statement caused by change in exchange rate. बच्चे कर, जो इक्विटी है, इक्विटी मतलब क्या है, प्राइस ऑफ योर एसेट, प्राइस ऑफ योर शेयर्स, उसमें अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, उस रिस्क को, उस एक्सपोजर को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर, सॉरी ट्रांसलेशन एक्सपोजर. बच्चे ये जो चेंजेस होते हैं दीज आर एक्सपेक्टेड चेंजेस, कि हमें पता है कि आज के टाइम पे ये चल रहा है, आने वाले टाइम पे या करेंसी नीचे जाएगी या करेंसी ऊपर जाएगी. सो चेंज इन द रिपोर्टेड ओनर इक्विटी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट बनाई है उनमें चेंजेस आए हैं. किस लिए? तक क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हुआ है. ऐसे चेंजेस को हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं. ऑन द अनदर हैंड अगर हम ऑपरेशनल चेंजेस की बात करें, चेंज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यहाँ पे ट्रांसलेशन में हमारा चेंज आ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ऑपरेटिंग एक्सपोजर में चेंज आ रहा है जो वो किस में आ रहा है, हमारा फ्यूचर कैश फ्लो में. व्हेन देयर इज अ चेंज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, वो भी किस लिए, क्योंकि हमारे एक्सचेंज रेट में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपोजर. और तीसरा जो एक्सपोजर है हमारे पास दैट इज ट्रांसैक्शन एक्सपोजर. इम्पैक्ट ऑफ सेटलिंग आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन entered into before the change in exchange rate but to be settled after change in exchange rate. जैसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है कि हमारी कोई आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस थी. आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस मतलब लाइक हमने कोई क्रेडिट लिया था, हमने कोई पेमेंट करने वाली थी हमारी, अभी उसकी सेटलमेंट नहीं हुई थी, उसमें हमारा कोई चेंज आया है एक्सचेंज रेट के कारण. पहले वो सेटलमेंट किसी प्राइस पे होनी थी बट चेंज के कारण अब वो सेटलमेंट किसी प्राइस के ऊपर होगी. ऐसे रिस्क को, ऐसे एक्सपोजर को हम बोलते हैं ट्रांसैक्शन एक्सपोजर. बेसिकली ये जो सारे हैं ये टाइम के साथ ही हमारे एक्सपोजर्स का लिंक है, कि पहले हमारा एक्सचेंज रेट कुछ था, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो गया, उस चेंज के कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई चेंज आया है दैट इज योर ट्रांसलेशन एक्सपोजर. उस चेंज के कारण, एक्सचेंज रेट में चेंज के कारण अगर हमारी फ्यूचर कैश फ्लो में चेंज आया है दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपोजर. एंड लास्ट इज अगर आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस को मेट करने में हमारा कोई चेंज आया है एक्सचेंज रेट चेंज होने के बाद, तो वो हमारा ट्रांसैक्शन एक्सपोजर होता है. ये तीनों समझ आए बच्चे, ट्रांसलेशन, ऑपरेशन और ट्रांजैक्शन. ये अभी हम डिटेल में करेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रीफली पता चला कि ये है क्या. हाँ जी, क्लियर हुए बेटा? Yes, ma'am. बच्चे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर. आज सिर्फ यही करेंगे, उसके बाद क्योंकि 11 बजे आपका वेबिनार है, सारे जाने वो वेबिनार ज्वाइन करेंगे. बस ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे. ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग एक्सपोजर और बैलेंस शीट एक्सपोजर. अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या है, कि कोई भी एक्सचेंज रेट चेंज के कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट पड़ा है, वो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केसेस में हम उसे अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोल सकते हैं और हम उसे बैलेंस शीट एक्सपोजर भी बोल सकते हैं. एक सेकेंड क्लास.
सो बच्चे ट्रांसलेशन एक्सपोजर जो है बेसिकली हमारा, हम इसे अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोलेंगे और हम इसे बैलेंस शीट एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। सो ये क्यों अराइज होता है? अराइज बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज which are stated in foreign currency must be restated in parent reporting currency for the firm to prepare the consolidated financial statement। अब इसमें क्या है बच्चे, देखो फर्म्स जो है वो फॉरेन करेंसी के साथ भी डील करती हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ भी उनकी डीलिंग है, दे आर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। अब जब बैलेंस शीट में उन्होंने वैल्यूज लिखी होंगी वो उन्होंने अपनी फॉरेन करेंसी में लिखी होंगी। अब वो फॉरेन करेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे इनटू देयर डोमेस्टिक करेंसी, उसके कारण जो फ्लक्चुएशंस आएंगी एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस के कारण जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस आएंगी, वो जो एक्सपोजर है उसे हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं। सो ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज अ पोटेंशियल फॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन पेरेंट नेट वैल्यू। पेरेंट का मतलब क्या है? जो कंपनी है उनकी पेरेंट वैल्यू, पेरेंट कंपनी जो है, and reported net income causes by a change in exchange rate since the last transaction। So translation exposure क्या है? कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज पेरेंट कंपनी की नेट वर्थ में आया है, नेट इनकम में आया है, किस कारण? क्योंकि एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशंस आई हैं उनकी लास्ट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग। The accounting process of translation involving converting these foreign subsidiaries financial statement into home currency dominated statement। बच्चे अब जैसे देखो, ये आपकी कोई भी आप कंपनी ले लो, जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज का आउटलेट, डोमिनोज जो है दैट इज नॉट अ इंडियन कंपनी, राइट, उसके आउटलेट्स यहाँ पे हैं। अब जो पेरेंट कंपनी है उसकी दैट इज इन समवेयर एल्स, और उसकी सब्सिडरीज कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में है। यहाँ पे जो इंडिया में उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज इन रूपी, और जिस भी कंट्री में वो लोग, उनका हेड ऑफिस है या उनकी पेरेंट कंपनी है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस कंट्री में वो उनकी अपनी करेंसी में होगा। अब जब यहाँ से उनकी फॉरेन सब्सिडरी से होम कंट्री में उनके अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे, और जब करेंसी एक्सचेंज के कारण उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कारण एक्चुअल जो पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। मतलब फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने, ट्रांसलेट करने में जो रिस्क आता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दैट इज स्टेटेड एज योर ट्रांसलेशन एक्सपोजर। It is the exposure on asset and liability appearing in the balance sheet, but which are not going to be liquidated in a foreseeable future। बेटा ये बेसिकली जो एक्सपोजर होता है दैट इज ऑन योर एसेट एंड लाइबिलिटीज, और ये ऐसा बैलेंस शीट में ये बेसिकली शो किया जाता है। और ये जो होता है ये हम एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐसी नहीं है कि जिसे हमने अगले ही दिन सेल कर देना है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी लिक्विडेट इन फ्यूचर, कि हम उसे इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं करेंगे। सो ये जो हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है इसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं होता कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर। कंपनी का जो कैश फ्लो होता है दैट इज नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द ट्रांसलेशन एक्सपोजर। यहां तक समझ आया बच्चे? यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लास, ट्रांसलेशन एक्सपोजर कुछ समझ आया क्या होता है? मैम ट्रांसलेशन एक्सपोजर वो होते हैं जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि यूएस डॉलर है उसको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, तो इसमें जो फ्लक्चुएशन आएंगे या फिर लॉस होंगे या प्रॉफिट होंगे, तो जो रिस्क होंगे इसी को ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। हाँ उसको कहते हैं, बट ये रिस्क हमें शो कहाँ होगा? ये बैलेंस शीट में शो होगा। फॉरेन यस मैम। मतलब बेसिकली सपोज करो हमारी फॉरेन कंट्री में, मेरी कंपनी जैसे कोई भी आप कंपनी ले लो, जैसे रिलायंस हमारे इंडिया की कंपनी है ना, इसके जो सब हेड ऑफिसेज हैं या सब्सिडरीज है वो फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। अब फॉरेन कंट्री में हमारे इंडिया का जो वैल्यू है वो फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंगली जो ऊपर नीचे होगा। जब वहां की कंपनीज जो हमारी हैं वो हमें अपना रिकॉर्ड भेजेंगी, हम उसे अपनी कंट्री में कन्वर्ट करेंगे, या वो ज्यादा हो जाएगा या वो कम हो जाएगा।
उस एक्सपोजर को जो है उसको हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है ओके मैम। बच्चे, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का वेबिनार है, आप लोग सारे 11 बजे या उससे 5 मिनट पहले ही आपके ग्रुप में लिंक आया हुआ है, सब लोग उसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और सारे उसको अटेंड करेंगे। बाकी का ये जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ऑलराइट बच्चे, आई एम थैंक एंडिंग यू। द मीटिंग। आप सब लोग ज्वाइन कर लेना वेबिनार। 1 सेकेंड क्लास लीव मत होना, मुझे अटेंडेंस लेने दो। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच।